इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो बैनुल अक़वामी सतह की खबर है, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बड़ी तब्दीली होगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी से मुतल्लिक जुड़ी हुई खबर कि एंटोनियो गुतेरेस दूसरी बार भी कुर्सी चाहते हैं, यूएन के दोबारा वो जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मजीद 5 बरसों के लिए जनरल सेक्रेटरी वो बनेंगे। 1 जनवरी 2022 से नए दौर का जो दूसरा टेन्योर होगा उसका आगाज होने जा रहा है, इक्तदार की शुरुआत होगी। इसी खबर पे रहमत कलीम हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए हैं, जो लगातार बैनुल अक़वामी मामलात पर नजर रखते हैं। उनसे हम मजीद जानकारी भी लेंगे। एंटोनियो गुतेरेस जो दूसरी बार चाहते हैं कि वो दोबारा इस कुर्सी को संभालें, जहां एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही और पिछले 5 बरस काफी चैलेंजिंग रहे, काफी मुश्किलात से भरे भी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रहे, कई सवाल भी उठाए गए। और इन सब के बीच में 5 साल का टेन्योर जो है वो मुकम्मल करने के बाद 1 जनवरी 2022 से नए दौरे इक़्तिदार का आगाज हो जाएगा। और यूएन जो जनरल सेक्रेटरी है, हो सकता है कि दोबारा उन्हें यह जिम्मेदारी मिले, दोबारा उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो सकती है, जिसके लिए वो चाहते हैं। और 1 जनवरी 2022 से नए दौरे इक़्तिदार का आगाज बाज़ाब्ता हो जाएगा। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए रहमत कलीम हमारे साथ हैं। रहमत, बैनुल अक़वामी खबरों पर आपकी नजर है और इस वक्त सबसे ज्यादा ये खबर सुर्खियां बटोर रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या माने कि एंटोनियो गुतेरेस दोबारा कुर्सी संभाल सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो सूरत हाल है उस हिसाब से तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस ख्वाहिश का इजहार एंटोनियो गुतेरेस ने किया है, शायद वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, चूंकि ये एक ऐसा चेहरा है जिनके खिलाफ अब तक के कोई भी चेहरा सामने नहीं है, या फिर मुखालिफ में कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं आई है जिनको लेकर ये दावेदारी की जा सके कि हाँ वो बन सकते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर बन रही है उसके मुताबिक अभी 1 साल जब बाकी है, उससे पहले ही एंटोनियो गुतेरेस ने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो एक टर्म और चाहते हैं, एक बार फिर, यानी 5 साल की और मुद्दत चाहते हैं। अभी पूरे 1 साल बाकी, यानी 1 जनवरी 2022 में इनकी मुद्दत खत्म हो रही है और वहां से दूसरे जनरल सेक्रेटरी की मुद्दत शुरू हो जाएगी, उसके बाद 5 साल तक वो चलेगी। लेकिन अभी जो हमें खबर मिल रही है कि जनरल असेंबली, यूएन के जनरल असेंबली के जो सदर हैं वोल्कान वोस्कीर, उन्होंने कहा है कि जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो फिर से प्रेसिडेंट बनना जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। ऐसे में वोटिंग का जो अमल होता है, वो वोटिंग का अमल जब तक कि इनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, अक्सरियत नहीं मिलेगी जनरल असेंबली के अंदर, जब तमाम मेंबरान जो यूएन के जितने भी मेंबरान हैं उन तमाम की तरफ से इनको मेजोरिटी हासिल नहीं होती, तब तक कि इनको दूसरे मुद्दत के लिए नहीं मुंतखब किया जा सकता। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें एंटोनियो गुतेरेस जिस चेहरे के तौर पर सामने है, या उनकी जो पहचान बनी है और उनका जो पहचान रहा है, वो सबसे ज्यादा अहम ये है कि उनके खिलाफ में कोई मुल्क अब तक के कोई ऐसी बात ना की है या फिर कोई मुखालफत करते हुए नजर नहीं आया, चूंकि बहुत ही जजेतुल अंदाज में उन्होंने अपने पूरे इस टेन्योर को मुकम्मल किया है, जिसका 1 साल अभी बाकी है। 4 साल तक के बहुत अच्छे अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कोई सामने नहीं आया, हो सकता है वक्त करीब आने के साथ साथ ही कोई एंटोनियो गुतेरेस के मुखालिफ में आ जाए तो फिर मामला दूसरा बनेगा और तस्वीर दूसरी बदलेगी। लेकिन अभी जो तस्वीर है उसमें जो ख्वाहिश जाहिर की है वो शायद पूरी हो जाए। 1 साल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि शायद अकेले हैं या फिर कोई और है जो जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास हुआ था उससे लेकर उससे पहले या उसके बाद की भी तस्वीर देखें, जितना चैलेंजिंग भरा ये साल रहा है, साल 2020, जितने सवालात उठे हैं, जवाब शायद कम मिले हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो क्या ये हालात इजाज़त देते हैं कि एंटोनियो गुतेरेस को दोबारा कुर्सी मिलेगी? जी देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं इस बार, खासतौर से 2017 में जब इन्होंने कुर्सी संभाली थी, 2017 से ये 2021 शुरू हुआ। इस 4 साल में बहुत सारे चैलेंजेस है, खासतौर से मिडिल ईस्ट की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में तकरीबन जंग की सूरत हाल कल भी थी, 2017 में भी थी और अब भी है। ऐसे में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये कि आलमी सतह पर कुछ हद तक तब्दीलियां जरूर हुई हैं। कोरोना वायरस ने तमाम ममालिक को मजबूरन एक साथ आने पर मजबूर किया है और यही वजह है कि वो ममालिक जो कल तक एक दूसरे के बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन थे या एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। तो तस्वीर दुनिया से आलमी सतह पर बदली है। इसमें जाहिर सी बात है यूएन जनरल सेक्रेटरी ने जो रोल अदा किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल रहा है उससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन बार बार एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई ममालिक ने एक चीज पर जोर दिया है, वो चीज ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के काम करने का जो तरीका है उसमें इस्लाह की जरूरत है। खुद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि जो यूएन का चार्टर
है, जिस तरह से हम काम करते हैं उस प्रोसेस में और उसमें कुछ न कुछ तरमीम करने की जरूरत है, इस्लाह करने की जरूरत है ताकि वक्त के तकाजे को पूरे किया जा सके। तो क्या आने वाले एक साल के अंदर यूएन जनरल सेक्रेटरी या अक़वाम मुत्तहिदा इस तरह की कोशिशें करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें यूएन जनरल सेक्रेटरी फिर से दूसरे मुद्दत के ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी ख्वाहिश बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम तमाम जानकारी के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी से मुतल्लिक इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एंटोनियो गुतेरस दूसरी बार भी बनना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है मजीद 5 साल के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। अगर ऐसा होता है 1 जनवरी 2022 से जो नए दौर इक़्तिदार का आगाज होगा तब से वो चाहते हैं कि दोबारा जनरल सेक्रेटरी बने, लेकिन इंतजार इसका भी करना हो गया क्योंकि 1 जनवरी 2022 से नए 5 साल का जो टेन्योर है उसकी शुरुआत होगी। बढ़ते आगे बात कोविड वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो 16 जनवरी से मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। इमरजेंसी, जिसके लिए पहले ही इमरजेंसी सूरत हाल में मंजूरी मिली थी, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि पहला बैच अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा और तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। स्पाइस जेट के खुसूसी तैयारी के जरिए जो पहला बैच है सीरम इंस्टीट्यूट की तैयार करदा वैक्सीन जो थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंची है और सरकार के मुताबिक 1.5 मिलियन डोजेज जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचेंगे, जिसके लिए सरकार ने पहले तैयारियां कर ली हैं। उन मकामात की निशानदेही की जा चुकी है जहां पर इस वैक्सीनेशन के अमल का आगाज 16 जनवरी को यानी इसी महीने के कुछ दिनों के बाद अब जब शुरू कर दिया जाएगा तो उसके लिए बाज़ाब्ता तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और ये पहला बैच भी आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद अब सरकार और जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो इसकी तकसीमकारी का अमल भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात में जहां पेशरफ्त न होने पर कल तशवीश का इजहार किया था, वहीं आज एक बार फिर किसानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पे जब बात पहुंची है तो आज ज़री कवानीन को लेकर हुकूमत की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उस पर अदालत अपना अहम फैसला सुनाएगी। और इस बीच आपको बताते चले, जहां पर कल तीनों कवानीन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते, इस सवाल के साथ अदालत ने कल छोड़ा था और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिनमें खवातीन की एक बड़ी तादाद जो इस एहतजाज का हिस्सा बनी है, तहरीक के बीच है और खुदकुशी के जो वाकयात बड़े हैं, किसानों ने खुदकुशी की है, उस पर सरकार की तरफ से एक भी अर्जी अब तक दायर नहीं की गई है। इन सब पर आखिर क्या होना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट है या कोई ऑप्शन है, और अगर हुकूमत इसे होल्ड नहीं करती तो क्या अदालत इस पर फिलहाल रोक लगाए, ये सवाल कल पूछा गया था, जिस पर हलफनामा दायर किया गया है सरकार की तरफ से। और अब बाद दोपहर इस पर फैसला आना मुतवक्का है, जिस पर अदालत सरकार को एक बार फिर फटकार लगा सकती है। तो उम्मीद है कोर्ट भी कुछ सही फैसला ही देगी, क्योंकि कोर्ट भी तो अपने बीच में से होती है, सभी पता है, लंबे समय संघर्ष चल रहा है। कोर्ट को पता है कि जो सरकार है कोई बात जो अपना फर्ज है वो अदा नहीं कर रही है, सो कोर्ट ने बोला भी है उसे। और जो धरना मुजाहरा है इस पर भी उन्हें कोई रोक नहीं लगाई है, चकने के लिए नहीं कहा है। और उम्मीद तो बड़ी है क्योंकि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी पावर होती है और सही फैसला ही है जो किसानों का, उसको भी पता है, वे सभी उसको जो कानून है उसको पता है, जो ऑर्डिनेंस है उसको भी अदालत ने पढ़ा ही होता है, क्योंकि सभी तो केस इस पर आते हैं, तो सही फैसला ही देगी। उसको पता है समूचा एक पंजाब हरियाणा नहीं, समूचा देश नहीं, समूचे वर्ल्ड में ये बात चली है और समूचा वर्ल्ड इसको गलत कह रहा है कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट भी उम्मीद तो है कि अपना फैसला सही तरीके से और किसानों के पक्ष में और इस कानूनों के खिलाफ रद्द करने के लिए ही कोई फैसला लेगी। सो कोर्ट से उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सत्कारजोग होती है सुप्रीम कोर्ट। हम तो देखिए 26-27 तारीख को वहाँ आ गए थे, तो आज 12 तारीख हो गई है, तकरीबन 49 दिन तो ऐसे 47 दिन तकरीबन हमें यहाँ आए को इस बराड़ी ग्राउंड में 47 दिन हो गए हैं, तो चल रहा है लगातार। देखिए यहीं तकरीबन 40-40 होगी, तो कभी बढ़ जाती है कि कम हो जाते, 400-500 लोग जब बढ़ जाते आ जाते हैं, हो जाते हैं यहाँ। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर फ्री सेवा लिखी हुई है, ये सारी चीज़ यहाँ पे टिकरी बॉर्डर और जयपुर बॉर्डर पे प्रोवाइड कर रहे हैं जी। सर मेरे जो ऊपर बैठे हैं 41 मेंबरी कमेटी, ये वो देखेंगे क्या करना, हम उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे। उसके अलावा हमारा ध्यान सेवा पे है जी, सेवा कर रहे हैं जी। सरकार को बोलना चाहिए, अभी तो उनको समझ आनी चाहिए, अभी भी नहीं समझे तो फिर वो जीरो है, ऑलरेडी तो जीरो हो चुकी है वो। लोहड़ी सर नहीं मनाएंगे सर, हमारे कम से कम 90 बंदे शहीद हो चुके हैं,
उस वजह से हम लोहड़ी बिल्कुल नहीं मनाएंगे। लोहड़ी तो सर आप देख ही रहे हैं, हमारी तो 28 तारीख से लोहड़ी चली रही है। हमारी को कोई स्पेशल लोहड़ी का कोई वो नहीं है। जब तक काले कानून वापस नहीं होते कोई त्योहार नहीं हम ना प्रोवाइड करेंगे, ना ही कहीं पे मनाएंगे, ना ही सेलिब्रेट, यहीं पे मनाएंगे। लोहड़ी तो क्या, हम होली भी यहीं मनाएंगे अगर मोदी जी ना माने। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पीएम है, हो सकता है उनमें मन में हमारी रिस्पेक्ट करने से कोई मन उनका बदल जाए, पर हम होली भी यहीं पे मना के जाएंगे। लोहड़ी की तो बात कुछ भी नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं, पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी तो क्वेश्चन पुट किया कि आप वापस करोगे या इनको स्टैंड बाई करोगे। जब तक स्टैंड बाई नहीं होता, जब नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार को हम बोल रहे कि आप देखो कितने किसान बहनों, मामा बहना कितने बैठी हैं, उनके तरफ ध्यान दो। बात वादी कश्मीर की, जहां भारी बर्फबारी के बाद अगरचे शहर श्रीनगर में मामूल की जिंदगी बहाल हो रही है, ताहम शहर श्रीनगर में भारी ट्रैफिक जाम, जिसने कल से देर शाम तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आने वाली जो लंबी कतारें गाड़ियों के नजर आ रही थी, राहगीरों और ताजरों के लिए मुश्किलात का सबब बनी। श्रीनगर में भी देर शाम तक कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार देखी गई और बढ़ते ट्रैफिक जैम के साथ साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा। वहीं ट्रैफिक हुकाम के कामकाज पर भी सवालिया निशान लग रहा है और दूसरी तरफ एसएमसी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने में नाकाम रही है, जो इल्जाम मकामी लोग भी आयद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा और बदतरीन ट्रैफिक जाम शहर में देखा गया है। ट्रैफिक जैम के बीच अवाम की मुश्किलात में जब इजाफा हो रहा है तो शाहराह भी बंद है। इससे निज़ाम जिंदगी बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें एक तरफ आप शाहराह पर देख रहे हैं, लेकिन वादी पहुंचे सयाहों के लिए इस बीच दूसरा बड़ा जो ऑप्शन है वो इस तरह का है। फिसलन की वजह से, बर्फबारी की वजह से अहम जो गली कोचे हैं, सड़कें हैं, राब्ता सड़कें हैं, वो भी जहां जहां बहाल नहीं हो पाई हैं। तो अब इस तरीके से घोड़े का इस्तेमाल करके सयाह वादी कश्मीर के खूबसूरत मौसम का इस वक्त लुत्फ उठा रहे हैं और अलग अलग मकामात पर अब इस तरह की तस्वीर आ रही है, जहां पर जो इससे पहले रिवायती टांगे का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग या फिर जो डिलीवरी का प्रोसेस, डिलीवरी बॉय हैं, मुख्तलिफ निजी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो घरों तक पहुंचने के लिए जो ऑर्डर्स किए गए हैं उनकी डिलीवरी के लिए इस तरीके से उन घरों तक पहुंच रहे हैं घोड़े का इस्तेमाल करके, क्योंकि गाड़ी का 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मुश्किल है फिसलन की वजह से चल पाना। और ऐसे में फुर्सत के लम्हात में इस तरीकाकार को भी अपनाया गया है, जो काफी हद तक वादी के अंदर कामयाब नजर आ रहा है। श्रीनगर की तरह शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में भी आज अगर कई दिनों के बाद जहां पर सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, ताहम कस्बे में भारी ट्रैफिक जाम से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए भी ट्रैफिक जाम की वजह से शदीद मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, जहां ट्रैफिक हुकाम की भी तनकीद की जा रही है। शौकत सोपोर पे मुश्किल गाड़ पे अत बकवास जाय त्रान गाड़ वाल त्रान गाड़ दोल आज पेशेंट वाल बारामूला वन काल सुबह काल डालान गाड़े। यहाँ पर आज जब से बर्फबारी हुई है तब से ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर, फिर खुद हमको ऐसे करना पड़ता है, इधर उधर गाड़ियाँ को अंदर ले जानी पड़ती है, तो फिर ऐसे ही मुश्किल आ जाती है। क्या मान रहे नहीं हैं, गाड़ियों रखते हैं रोड पे ये मानते नहीं हैं, साइड पे चलते नहीं हैं, लोगों का मुश्किलात है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जहां बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए महाजुर परिंदों के फजले के नमूने जांच के लिए हासिल करना शुरू कर दिए हैं, वहीं कश्मीर की झीलों और आबी पनाहगाहों की लहरों पर भी लाखों मुहाजिर परिंदे डेरा डाले हुए हैं। और इस वक्त होकरसल झील में किसी भी केस की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी के अंदर जो 8 आबी ज़खायर हैं, 6 लाख से ज़्यादा परिंदे अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं और इंतज़ामिया का या मुतलका हुकाम का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में 10 लाख से ज़्यादा मजीद परिंदे यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन कश्मीर की झीलों और आबी पनाहगाहों की लहरों पर लाखों मुहाजिर परिंदे डेरा डाले हुए हैं। फिलवक्त कश्मीर की जो 8 आबी पनाहगाहें हैं, 6.5 लाख मुख्तलिफ अक़साम के आबी परिंदों ने अपना मस्कन इन्हें बना लिया है और सबसे ज़्यादा मुहाजिर मेहमान परिंदे डल झील, होकरसर, मानसबल और झील वुलर के अलावा वेटलैंड हाईगाम में भी देखे जा सकते हैं। और माहिरीन के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी मुहाजिर मेहमान परिंदों की तादाद कम देखने को मिल रही है गुज़श्ता दिनों के मुकाबले, यानी शुरुआती दौर है, अभी मजीद इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन फिलहाल
कम काफ़ी यहाँ पर परिंदे नजर आते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री को बर्ड फ्लू फैलने से कश्मीर में भी एहतियाती तदाबीर अपनाने और परिंदों की नकलो हरकत पर नजर रखने को कहा गया है। और वाइल्ड लाइफ कश्मीर के ताउन से महकमा एनिमल हस्बेंड्री के माहिरीन की एक टीम ने होकरसर आबी ज़खायर का भी दौरा किया है ताकि मुहाजिर परिंदों की जो मुस्तकिल निगरानी है वो की जा सके। लेकिन तस्दीक कर दी गई है कि अभी तक किसी का यहाँ पर कोई इस तरह का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं पाया गया है, ना ही किसी तरह की मुश्किलात फिलहाल लोगों को है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आपको एक और हुक्मनामे की। जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया ने एक और हुक्मनामा जारी किया है जहां पर 30% तक गजाई अजनास में कटौती कर दी गई है। इस बीच आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद लोगों को एक और मुश्किल का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अमूर सार्फिन व हमारी तकसीमकारी महकमे की जानिब से गजाई अजनास की फराहमी में 30% की कमी का ऐलान कर दिया गया। और अमूर सार्फिन अवामी तकसीमकारी महकमे की जानिब से 30 अक्टूबर 2020 तक वादी कश्मीर को हर माह 3,31,000 जो क्विंटल गजाई अजनास हैं फराहम किए जाते थे, जिसमें AAY जुमरे के सार्फिन के लिए 52,000 यानी 883.85 क्विंटल जो है वो यहाँ पर राशन फराहम किया जाता था। और PHH के लिए 1,14,000 क्विंटल जो PHH के लिए राशन फराहम किया जाता था, 64,000 से ज़्यादा क्विंटल राशन जो फराहम किया जाता था दीगर जो कैटेगरीज में आने वाले लोग हैं। 30 अक्टूबर के बाद अब AAY और दूसरे जुमरों के तहत आने वाले सार्फिन के लिए 30% गजाई अजनास की कमी की गई है। और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जिनके पास आधार कार्ड होगा, यानी ऑनलाइन जिनका आधार कार्ड होगा, और उन्हीं को अब इंतजामिया की जानिब से आने वाले दिनों में राशन फराहम किया जाएगा। यानी मजीद मुश्किलात में इजाफा लोगों के लिए हो सकता है, जिसका हालांकि सरकार की तरफ से साफ भी कर दिया गया है। जिनके आधार कार्ड्स हैं महकमा, उनको किसी तरीके से कोई परेशानी सामना नहीं करनी पड़ेगी। महकमे के साथ जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें उसी तरीके से उसी तर्ज पर राशन मिलेगा जैसे इससे पहले होता चला आ रहा था। लेकिन 30% तक गजाई अजनास में किल्लत हुई है और तानाशाही का इसे फैसला भी अवाम बता रही है। भारत चीन के दरमियान लद्दाख में वाक़ई हकीकी कंट्रोल लाइन पर बढ़ती कशीदगी के दरमियान भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फिजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लद्दाख का दौरा किया, जिसका आज दूसरा दिन है। और वजारत दिफा की ज़राए के मुताबिक जहां पर जनरल बिपिन रावत ने गैर रस्मी तौर पर लद्दाख का भी दौरा किया और वहां जो क़याम है फायर एंड फ्यूरी कमांड के अफसरान से मुलाकात करके खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तमाम तर तफसीलात हासिल की। और साथ ही आज बताया जा रहा है कि नाखुशगवार वाक़े के पेश आने के सबब भारतीय फ़ौज की तैयारियों के हवाले से भी जनरल रावत को तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। जहां पर अब तक की जो सूरत हाल रही है बिलखुसूस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगली चौकियों पर वहां वो दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि वो यहां पर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आज दिल्ली के अंदर अहम बयान भी जारी कर सकते हैं। जम्मू सूबे में बैनुल-अक़वामी सरहद पर सांबा, जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ BSF के जवान भी तैनात हैं, जो शदीद सर्दी की लहर के बीच मुस्तैद नजर आते हैं। जहां ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है सरमा के नयाम में, वहीं BSF के अहलकार बैनुल-अक़वामी सरहद पर करीबी नजर रखने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर हालात को काबू में रखते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ सरहद पर BSF एहलकारों की पैनी नजर है ताकि किसी तरह के वाकयात से यहां बचा जाए और बिलखुसूस जो दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं उसे नाकाम किया जाए। इसमें हम पेट्रोलिंग द्वारा, क्योंकि फोग होने से इलाका जो है साफ दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान की हरकतें जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम पेट्रोलिंग से ज़्यादा पेट्रोलिंग करके और एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी साजिश को नाकाम कर सकें। और क्या नाम है, पेट्रोलिंग अपने बख्तरबंद गाड़ियों में और
इसी तरीके से नाका ओपी करके हम ये एरिया को कवर करते हैं। रही फोग का और ठंड की बात, तो ये हमारा प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। इसको हम अच्छे भले से निपट लेते हैं, अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हम यहाँ पे देश के लोगों के सेवा के लिए डटे हुए हैं कि हम यहाँ अगर ड्यूटी करेंगे सही ढंग से, तो जो हमारे पीछे लोग घरों में रह रहे हैं वो अच्छे ढंग से रह पाएंगे, और जो विदेशी ताकतें या कोई भी बाहर के तत्व जो हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों का सीमा सुरक्षा बल परिवार का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। चाहे वो भौगोलिक वातावरण विषम क्यों न हो, हम लोगों की सिखलाई इस प्रकार की दी जाती है कि हम सीमाओं पर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या ठंड हो, हम लोग 24 घंटा सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। संगठन द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल उपकरण है जो कि रात और दिन में दोनों जो है देखने के लिए काम करते हैं, और उसी से जो है इस सीमाओं की देखभाल करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को इंतजामिया ने अगले 5 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है, जहां पर इतवार की शाम शाहराह पर एक बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से दिन भर यहां पर कल भी ट्रैफिक मुअत्तल रहा और आज भी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। अगरचे मुतल्लिका कंपनियों की जानिब से बहाली का काम किया जा रहा है, 100 से जायद यहां पर एहलकार बहाली के काम में मसरूफ है, ताहम किसी बड़े हादसे से बचने के लिए किसी भी गाड़ी को फिलहाल इस छोटे ट्रैक से जाने की इजाजत नहीं होगी। कौमी शाहराह बंद होने से दोनों अतराफ हजारों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हैं, जिससे कारोबारियों को भी रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर की मईशत को भी बड़ा धचका लगा है, जहां पर 1 अरब के करीब सामान वादी की तरफ जाने वाला जो सप्लाई मुतासिर हुई है, और ग़िज़ाई अजनास की भी किल्लत उस वक्त महसूस की जाती है जब शाहराह मुसलसल कई रोज तक बंद रहती है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने से जहां मकामी ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं पर गैर रियासती मुसाफिर भी सैकड़ों की तादाद में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दरमांदा हैं। दरमांदा मुसाफिरों को कई मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। साबिक मरकजी वजीर दाखिला और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अगवा के मामले में अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक समेत 10 अफराद के खिलाफ टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 30 बरस गुजर जाने के बाद रुबिया सईद के अगवा मामले में जहां पर पीर के रोज टाडा कोर्ट में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक समेत 10 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ज़राए के मुताबिक यासीन मलिक के अलावा अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमान मीर, इकबाल अहमद गंदरू, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफ़ीक पहलू उर्फ नानाजी, मंजूर अहमद सोफ़ी, वजाहत बशीर, महराजुद्दीन शेख और शौकत अहमद के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इस बीच CRPC की दफ़ा 164 के तहत मोहम्मद जमान मीर और अली मोहम्मद मीर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मामले में शमूलियत और दूसरे मुलजमीन के किरदार के बारे में भी मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया है। टाडा कोर्ट के जज सुनीत गुप्ता के मुताबिक यासीन मलिक, अली मोहम्मद मीर, इकबाल अहमद गंदरू, मंजूर सोफ़ी, महराजुद्दीन शेख और रफ़ीक अहमद पहलू रुबिया सईद को अगवा करने और मुजरिमाना साजिश और कत्ल के इरादे से उसे कैद में जिन्होंने रखा था, और लिबरेशन फ्रंट ने 8 दिसंबर 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को अगवा किया था, जो इस वक्त वजीर दाखिला भी थे जब उनकी बेटी को अगवा किया गया था। शुमाली कश्मीर के चौकीबल करना सड़क के जहां पर खुलने के 1 रोज बाद मिलियाल किरन सड़क को मिंडेन इलाके तक गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया, जबकि सरकीब मच्छिल सड़क गुज़श्ता 1 हफ्ते से भारी बर्फबारी की वजह से हुनूस बंद पड़ी है। चौकीबल करना सड़क को 6 रोज बाद गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोला गया और इसकी बहाली के बाद मिलियाल किरन सेक्टर तक भी लोगों का राब्ता बहाल हो पाया। इस बीच 15-15 मिनट के वक्फे के बाद गाड़ियों को यहां आगे जाने की इजाज़त मिली ताकि किसी तरह के भी हादसे से बचा जा सके। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में जहां पर विंटर स्पोर्ट्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और अब द्रास के अंदर भी जहां पर खेलों का इनेकाद मुख्तलिफ महकमों के अशतराक से महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में खिलाड़ी पुरुम्मीद और जोश व जज्बे से खेलों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं।
बात करेंगे विंटर गेम्स की, तो इस बीच में हमने डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की और डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो कुछ यहाँ पे इंतजामात वगैरह किए जा रहे हैं और जिस तरह की दुश्वारियाँ इन्हें विंटर को लेकर यहाँ पे आ रही है, इंटरव्यू के लिए हम जुड़े हैं हिमालयन हॉक्स के प्लेयर सीनियर प्लेयर जावेद के साथ भी। हम जावेद से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज को जो मैच खेला गया और यहाँ पे जिस तरह से विंटर गेम्स का इनेकाद किया गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना? सबसे पहले तो सर मैं जितने भी ये आपके चैनल देखते हैं उनको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम कहना चाहता हूँ। उसके बाद सर सबसे पहले इस गांव को तैयार करने में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस कारगिल लद्दाख के जो डिपार्टमेंट है उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर। ज़्यादातर हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर नूर मोहम्मद खान और पीटी टीचर हमारे मोहम्मद अख्तर है और भी है टीचर्स और कुछ वॉलंटियर्स भी है, उनके बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने -25 27 के टेम्परेचर माइनस के बावजूद भी इस रिंग को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखा है, तो उनके हम बहुत ज़्यादा ही दिल से शुक्रगुजार हैं। तो सर ये उसके बाद आज जो टूर्नामेंट हुआ है सेमीफाइनल हुआ है, तो उसमें सर 2 टीमों ने यहाँ पे फाइनल क्वालिफाई किया है। टोटल 5 टीमें थी सर इससे आज के टूर्नामेंट में, तो हम उन टीमों को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं सर कि कल आने वाला फाइनल को अच्छे से अच्छे खेलें। इस तरह यहाँ पे इंतजामात वगैरह किए गए हैं प्लेयर्स के लिए, वो उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा इंतजामात है सर। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का बहुत बढ़िया रखा था हमारे डिपार्टमेंटों की तरफ से हमारे तो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी इस तरह के जो इंतजामात रखे हैं सर उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू। हम इस गेम्स विंटर गेम्स की स्टार्टिंग जो इन्होंने दी है यहाँ पे द्रास आइस हॉकी रिंग पर, फिलहाल इन्हीं के ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह इस गेम को देखा है और किस तरह इनकी शुरुआत रही है, ये हम इन्हीं के ज़बानी से जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह खेलो इंडिया गेम इंटर ब्लॉक लेवल का जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं और कितनी टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है? जनाब सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि हमारे जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ होता है, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे कोई भी मतलब ग्रास के कोई भी मतलब एक्टिविटीज़ को लेकर, बर वक्त आप लोग हमारे साथ देता है, हमारे इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बल्कि हमारी जो खामियां हैं वो अल्लाह हुकाम तक आप लोग पहुँचाते हैं। तो मैं इस गेम के खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।